लेक्चर नंबर 27 जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्लासिकल व्यू में और दूसरा हमारे पास है केन्जियंस व्यू। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। इन दोनों की डिफ्रेंशिएट के हमने दो पार्ट पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, यानी कि लेक्चर नंबर 26 में। तो अब लेक्चर नंबर 27 में हम पढ़ेंगे कि आपकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसके ऊपर क्लासिकल क्या व्यू है और केन्जियंस का क्या व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल व्यू क्या है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। तो क्लासिकल व्यू कहता है कि जब आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में आपके पास जो सप्लाई होगी ना, क्वांटिटी आप जो पैदा कर सकते हैं, वो आपके पास कांस्टेंट वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्राइस इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, चाहे आप प्राइस कम करते जाएंगे, ज़्यादा करते जाएंगे, आपके पास क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, वर्टिकल कर्व होगी और क्वांटिटी ना इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी। तो ये था क्लासिकल व्यू इसके बारे में। तो इसमें देखिए, एज aggregate supply curves vertical, therefore lack of excess of demand could not be explained the low level of activity in the aggregate market for goods and services। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसी उन्होंने क्या रिकमेंड की थी? फोकस ऑन वेज टू मूव एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू राइट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइट साइड मूव करने के लिए, यानी कि राइट साइड जब हम कब मूव करेंगे, जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, तो सप्लाई को राइट साइड पे शिफ्ट करने, यानी कि सप्लाई को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी है, तो हमें क्या इसमें करना पड़ेगा? हमें एक नया इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, और ये शॉर्ट रन में काम नहीं कर सकता। तो ये इसका व्यू था कि आपके पास, इस में आपने इतना याद रखना है कि जो क्लासिकल व्यू था एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, उसमें आपकी जो क्वांटिटी होती है वो आपके पास कांस्टेंट रहती है, चाहे आप प्राइस इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। नेक्स्ट कहता है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। AD आपके पास एग्रीगेट डिमांड के लिए यूज़ होगा। कर्व वुड हैव नो इफेक्ट। ठीक है, आपकी डिमांड बेशक आगे पीछे हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ASC एग्रीगेट सप्लाई कर्व के लिए यूज़ होगा ऑन आउटपुट लेवल इन द क्लासिकल वर्ल्ड। एनी शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व विल काज ओनली चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपके पास जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पहले इतनी डिमांड थी सबसे पहले आपके पास डिमांड थी इस पॉइंट के ऊपर और आपके पास उसकी प्राइस थी P1, क्वांटिटी अब उतनी ही है। ठीक है, अब देखें इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जैसी डिमांड AD0 से AD1 की तरफ गई है, इनकी डिमांड जैसी ज़्यादा हुई है, तो हमने इसको इक्विलिब्रियम के लिए पे लाने के लिए हमने इसको प्राइस को ज़्यादा कर दिया। प्राइस को हम ले गए P1 की तरफ। ये देखें ना, ऊपर की तरफ आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हम प्राइस को P1 पे ले गए। मज़ीद डिमांड बढ़ी है। ठीक है, डिमांड AD1 से AD2 पे चली गई है, एग्रीगेट डिमांड AD2 हो गई है, तो हमने प्राइस को क्या कर दिया, प्राइस को हमने मज़ीद ऊपर ले गए हैं, P2 की तरफ ले गए हैं। लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है ना, जितनी हम चीज़ बना रहे हैं वो उतनी रही है। ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल कर्व है। ठीक है, तो ये था क्लासिकल व्यू एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। ये आपने याद रखना है कि इतना आपने याद रखना है जस्ट इसमें कि आपकी अगर प्राइस बढ़ेगी ना, सॉरी डिमांड बढ़ेगी ना, तो उसके साथ प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी उतनी रहेगी। ये कौन सा व्यू? ये क्लासिकल व्यू है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अब केन्जियंस इस बारे में क्या कहते हैं। केन्जियंस कहते हैं कि केन्जियंस कर्व की दो सेगमेंट है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेगमेंट है, सेकंड यहाँ से कर्व शुरू होकर यहाँ ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो केन्जियंस के दो सेगमेंट हैं इसके ऊपर। तो केन्जियंस कहते हैं जब तक आपकी प्राइस जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी और आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी आप उस वक्त तक बढ़ा सकते हैं जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जब तक आप यहाँ पे QF यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपने उसकी प्राइस को बढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से आप प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। आपकी जो कर्व है वो आप
यहाँ से कर्व होना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ पे देखें, इसमें सेम वही बात हुई है कि आपके पास पहले क्वांटिटी क्यू नॉट थी और आपकी प्राइस थी पी नॉट, ठीक है। अब देखिए आपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। क्वांटिटी को आपने इंक्रीज़ किया है क्यू डैश के ऊपर, और आपके लिए अब प्राइस थोड़ी सी हो गई। ये देखें यहाँ पे आपकी प्राइस आ गई है, ठीक है। प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, फिर आपने क्वांटिटी को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए मज़ीद प्राइस को आपने इंक्रीज़ किया और यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मज़ीद ये कहता है कि यहाँ पे आके आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है, ठीक है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, अब फुल एम्प्लॉयमेंट की शक्ल आ गई है। इसके बाद जितनी भी आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे, इसके बाद आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो समराइज्ड वे में कीन्सियंस ये कहते थे कि जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मज़ीद आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी मज़ीद बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चले जाएंगे उसके बाद आप प्राइस भी बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये था आपके पास कीन्सियंस व्यू का। अब देखते हैं कीन्सियंस डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या थी। कीन्सियंस एक्सर्टेड फिनोमेना इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक थिंकिंग ऑन एंड पॉलिसी मेकिंग इन 20th सेंचुरी। ये आप याद रखें कि ये 20th सेंचुरी में था, 1950 से 1960 के दरमियान। तो कीन्सियस डिमांड पॉलिसी वर प्रैक्टिस बाय मैनी गवर्नमेंट, बहुत सी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। व्हेन डिमांड वेंट ऑफ ड्यू टू साइक्लिक इन्फ्लेशन इन इकानमी, इन रिसेशन द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट आवाम के ऊपर खर्चा करती है उसको ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो इन बूम्स द ऑपोजिट डन टू कूल द इकानमी डाउन, ठीक है। तो ये इसके थोड़ा सा व्यू था। बाकी अब ये जो 3-4 यहाँ पे नेक्स्ट स्कूल इस्तेमाल हो रहे हैं इनको आपने याद रखना, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले है जी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाउट। सबसे पहले आपके पास है मोंटेरियस स्कूल। तो मोंटेरियस स्कूल आपके पास क्या कहता था, मोंटेरियस स्कूल कहता था लेड बाय, ये क्या नज़रिया था, ये मिल्टन फ्राइडमैन का नज़रिया था, जिसको हम मोंटेसरी स्कूल भी बोलते हैं। ये क्या कहता था, एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ही नोटिस दैट इन्फ्लेशन वाज ऑलवेज and everywhere a monetary phenomena, and the key in keeping inflation low was to keeping growth, monetary growth aligned with expected real output growth। तो इसका मतलब ये था कि आपकी जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी ना तो आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका ये नज़रिया था। उसके बाद रियल बिजनेस स्कूल आया। रियल बिजनेस स्कूल 1970 में आया था। तो ये क्या कहता था, द एक्सपोनेंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल व्यू नोटिस दैट आउटपुट फ्लक्चुएटेड मेनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ये कहता था कि आपकी आउटपुट जो है ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सैलाब आ गया है या कोई आगे कुदरती आफत को ज़लज़ला आ गया तो हो सकता है आपकी आउटपुट कम हो गई हो, लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी ले ली है अपनी इंडस्ट्री में तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो गई हो। उसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल क्या कहता है, ये आपके पास उसी पीरियड 1970 में आया है। सा द राइज ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल। ये क्या कहता है, लीड बाय सच पीपल एज। तो रैशनल स्कूल किन लोगों ने बनाया, ये रॉबर्ट लुकस और रॉबर्ट बैरो थॉमस सर्जेंट ने इस कंसेप्ट को दिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, नॉट जस्ट द पास इंफॉर्मेशन हाई मेकिंग डिसीजन अंडर दीज एंड अदर कंडीशन दे शुड दैट पार्टिसिपेट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, ठीक है, एंड नॉट इफेक्ट ऑन द रियल आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका नज़रिया था। उसके बाद न्यू क्लासिकल इकानमिक्स क्या चीज़ है, ये क्लासिकल इकानमिक्स को मज़ीद मॉडरेट किया गया है। क्या कहता था न्यू क्लासिकल इकानमिक्स, ये सेम वही क्लासिकल इकानमिक्स जो हमने पढ़ी थी उसी के कंसेप्ट को लेके चलता है कि गवर्नमेंट आपके किसी भी मामलात में मुदाखलत ना करे तो आपकी जो इकानमी है वो बेहतर कंडीशन में रहेगी। लेकिन उसके बाद न्यू कीनियन स्कूल, ये कीनियन जो हमारे पास नज़रिया था
उसको यूटिलाइज किया गया था। न्यू कीनियन स्कूल हैज़ इमर्ज लीड बाय इकोनॉमिस्ट सच एज जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, पता नहीं मुश्किल सा नाम है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हाईलाइट की मार्केट फेलियर को, कि आपकी मार्केट क्यों फेलियर हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की लेवल पे। और इन्होंने आपको बताया कि वही नज़रिया बताया कि जो कीनियंस का नज़रिया था कि कुछ मामलात गवर्नमेंट के हाथों में हों और कुछ मामलात पब्लिक के हाथों में फ्री छोड़ दिए जाएं। यानी कि प्राइस हो गई या डिमांड हो गई, इसको पब्लिक के हाथों में छोड़ दिया जाए। बाकी कुछ मामलात यानी कि टैक्स हो गए, सब्सिडी हो गई या कुछ चीज़ों की कंट्रोल हो गई, ये गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाएँ। तो इस तरह आपका जो निज़ाम है ये बेहतर चलेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे इस लेक्चर में। आई होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छी से समझ आया होगा। तो इसमें ये जो 3-4 स्कूल थे इनको भी आपने याद रखना है, और बाकी इसमें 2 जो नज़रिए थे वो भी आई होपफुली आपको समझ आएंगे। इनके आपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।